हो लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आजा माँ। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, सामने आओ माँ। आजा देर हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। अब मेरी नजर आजा माँ। चलिए आप सभी को नमस्कार। और जितने भी लोग फिलहाल में क्लास कर रहे हैं उनको ये बता दें कि आज जो है एपिसोड 7 नंबर होना चाहिए, 7वां क्लास है संपूर्ण इतिहास का। तो चलिए शुरुआत करते हैं जय हिंद जय भारत से, और देखते हैं आज क्या है। आशा है कि कल का क्लास आप लोग बहुत अच्छा से एंजॉय किए होंगे, और कल के क्लास में कुछ कमेंट्स आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सर आप जैसा ट्रिक देते हैं या फिर याद करने का कंसेप्ट वो कहीं नहीं मिल सकता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान थी धन्यवाद, निधि गोस्वामी धन्यवाद, बबीता थे उनको भी धन्यवाद, श्वेता सिंह थे धन्यवाद, और भी बहुत सारे लोग थे, गुड्डू थे उनको भी धन्यवाद। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं आज का क्लास, और आज के क्लास में है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या है। देखिए हड़प्पा एक क्षेत्र का नाम है, और ये जितना आप सुनते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है जो लगभग आज से 4000-5000 वर्ष पहले की सभ्यता है, इतनी पुरानी सभ्यता है। लेकिन आखिर उसका नाम क्या वास्तव में हड़प्पा सभ्यता था? तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अब आखिर तो ये नाम कैसे, नामकरण कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। अगर किसी सभ्यता की खोज होती है, और सभ्यता की खोज कैसे होती है, तो अगर मान लीजिए कि कहीं पर उत्खनन हो रहा है, भूमि उत्खनन। भूमि उत्खनन कहने का मतलब कि अगर कहीं से भूमि का खुदाई हो रहा है और वहां पर कोई प्राचीन अवशेष मिल जाए, और कार्बन डेटिंग द्वारा, कार्बन डेटिंग होता है उसके उम्र का पता चलता है कि आखिर ये कितना पुराना है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग द्वारा उसका अगर आयु काल पता चलता है कि इस आयु काल का है, उस आयु का मतलब आयु काल का अगर कुछ और मिला हुआ है तो, और उसी क्षेत्र के आसपास में, तो लगता है कि ये सभी के सभी एक ही सभ्यता से है। तो अब बात तो ये आती है कि आखिर मतलब उस सभ्यता का नामकरण कैसे करते हैं। तो देखिए कोई भी सभ्यता हो, चाहे सभ्यता कोई भी हो, सभ्यता कोई भी हो, अगर जैसे कि मान लीजिए कि एक सभ्यता है जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक फैली हुई है, और इस सभ्यता का हमें नामकरण करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुदाई किए थे और यहाँ पर कुछ हमें अवशेष मिला हुआ था। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमने आसपास में भी अलग अलग खुदाई करना प्रारंभ किया। ठीक है, कहीं ज्यादा बड़ा क्षेत्र मिला, कहीं छोटा मिला। तो जब ये चीजें होती हैं तो अब इस पूरे सभ्यता का नाम रख देते हैं। अगर इसका नाम ए है, अगर इस जगह का नाम ए है, तो पूरे सभ्यता का जो नामकरण होगा इसी पर होगा। परंतु जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। क्या अलग है देखते हैं। ये चीज याद रखिए कि सबसे पहले उस सभ्यता का नामकरण कैसे होता है, तो उस सभ्यता का नामकरण उस सभ्यता के अंतर्गत खुदाई से प्राप्त, यानी कि जहां से, जिस स्थान से प्रथम अवशेष प्राप्त होता है, जो साक्ष्य साबूत प्रमाण मिलता है, उसी के नाम पर उस सभ्यता के नाम रख दी जाती है। तो कुल मिलाकर के आज चाहे आप मिस्र की सभ्यता देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता देखिए, या फिर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, तो ये वास्तव में ये लोग जब इन सभ्यता के लोग जब जीवित थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो उस समय इनकी सभ्यता का नाम यही हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आज उस क्षेत्र का मतलब मिस्र क्षेत्र में आ रहे हैं तो मिस्र की सभ्यता कही गई। तो उसी प्रकार हड़प्पा एक जगह का नाम है और सबसे पहला खुदाई वहीं पर हुआ था, और इसीलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो ही गया होगा। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता भी उसे कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता कहते हैं, तो हमने देखा क्या कि सिंधु नदी जो आ रही है, और ये नदियां जहां जहां है इसी के आसपास जो है ये सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं, और इसीलिए ये माना गया कि ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के आसपास पनपी हुई है, यानी कि बसी हुई थी, जिस वजह से इसे सिंधु सभ्यता भी
कहा गया। पहला पॉइंट तो आपका क्लियर था, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आखिर इसे सिंधु सभ्यता भी क्यों कहते हैं। लेकिन सबसे प्रमाणिक क्या होगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि किसी भी सभ्यता का नामकरण उसके प्रथम स्थान, प्रथम क्षेत्र के आधार पर ही तय किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सिंधु नदी के कारण इसे सिंधु सभ्यता तो कहते हैं, परंतु उसका मुख्य नाम क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये जो भी क्षेत्र थे सिंधु घाटी के आसपास के इलाके में अवशेष प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, कौन सा, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले 21 रुपए के नगद पुरस्कार से हम लोग शुरुआत करते हैं। बाकी 21 का एक अलग भी ट्रिक हम दिए हुए थे। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे शायद पहला या दूसरा वीडियो में होगा, जो भी हो, आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए 21 बताए थे ना। तो इसी से रिलेटेड 1921 में पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में, कहा शाहीवाल, साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई थी। मतलब कि पाकिस्तान के शाहीवाल जिला है, कौन सा जिला है, शाहीवाल, ठीक है, साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थल से। अब हड़प्पा नामक एक जगह है और इसी जगह से सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई थी इस सभ्यता के बारे में, और इसीलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो कुल मिलाकर के बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इस सभ्यता की सबसे पहला अवशेष इसी क्षेत्र से मिल रहा है। ये क्षेत्र कहाँ है, शाहीवाल जिले में है। कहाँ है, साहिवाल जिले में है। साहिवाल जिला किस देश के अंतर्गत वर्तमान में है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है। हालांकि जब इसका खुदाई हुआ था 1921 में, ये भारत का हिस्सा था। ठीक है, उस समय ये किसका हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। और अगर बात करें तो इसकी खुदाई सबसे पहले कब हुई थी, 1921 करके, और उसका ये उद्घाटन कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो 21 में इसका प्रथम जो खुदाई हो रहा है, ठीक है, उससे पहले भी हुआ था, लेकिन चूंकि हड़प्पा जो है जैसे 1800 मतलब 19वीं शताब्दी उसको कह सकते हैं, 19वीं शताब्दी में भी खुदाई हुए थे, लेकिन इसको इतने एक्सप्लेन करके और इतना महत्व समझते हुए इसका खुदाई नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब हुआ था लेकिन उतना महत्व इसको ध्यान देते हुए नहीं किया गया था। तो चलिए देखते हैं। अब ये तो समझ ही गए होंगे कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है, क्योंकि हड़प्पा नामक जगह पर इसका प्रथम जो है साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और ये खुदाई हुआ था 1921 में हुआ था। कहाँ, वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जिला कौन सा, साहिवाल है। और साहिवाल से भी अगर बात करें तो साहिवाल जिला के अंतर्गत, क्योंकि एक जिला छोटा तो होता नहीं, बड़ा, जिले बड़े होते हैं। जैसे पूर्वी चंपारण, इसमें बहुत सारे उप क्षेत्र हैं। ठीक है, उन्हें आप उप जिला भी कह सकते हैं। चलिए सब कुछ ठीक है, मैं देख रहा था थोड़ा सा क्लियर कि कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को, टू दैट इज एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो चलिए देखते हैं आगे। तो ये तो चीजें आपकी क्लियर हो गई। देखिए, जब जब आप पढ़ेंगे बार बार एक ही चीज को मुझे बोलने का यही पर्पस होता है ताकि आपको याद हो सके। ओके, आप भी जब अगर स्टडी कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही आपको करना होगा। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब अगर बात करें 13 लाख, भारत का तो मालूम होगा 32.8, तो इसके अपेक्षा 13 लाख वर्ग किलोमीटर कोई कम तो है नहीं। ठीक है, तो इतने विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये तो समझ गए आप लोग। अब आगे देखते हैं इसका विस्तार पश्चिम में। अब जैसे ये भारत है, ठीक है, तो इधर जो है आपका पाकिस्तान है। क्या है, पाकिस्तान है। बाकी आप इधर तो समझ रहे हैं क्या, कश्मीर है, कश्मीर है। ठीक है, यहां पर आपको जो है यूपी है। ठीक है, इधर आपको हरियाणा है, यहाँ राजस्थान है, आर लिख रहे हैं राजस्थान। ये आपको यहाँ पर महाराष्ट्र है, ये गुजरात है। ठीक है, आप एक बार ना ये इसी में ज्योग्राफी का एक क्लास होगा, ज्योग्राफी के 4-5 एपिसोड होंगे, उसको देख लीजिएगा, पूरा आपको मैप समझ में आ जाएगा। पूरा हम गारंटी दे रहे हैं कि आ ही जाएगा। ठीक है, ये यूपी हो गया। तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि आखिर ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखिए 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो ये तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता आज मेरा नहीं है, किसका हो गया है, तेरा हो गया है, मतलब कि पाकिस्तानियों का हो गया है।
ठीक है। हालांकि कुछ उसका अवशेष भारत में है, जैसे कि आपको कश्मीर में मिल जाते हैं, आपको कुछ राजस्थान में मिल जाते हैं, राजस्थान के बाद आपको महाराष्ट्र में मिल जाते हैं, कुछ गुजरात में मिल जाते हैं, तो इन क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा जो मुख्य जो क्षेत्र है ना, वो चला गया है पाकिस्तान के अंतर्गत। ठीक है, तो हड़प्पा किसका, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार पश्चिम में, अगर बात करें, देखिए इधर जो हाथ होता है दाहिने हाथ की तरफ पूरब, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ऊर से ऊपर तो नीचे क्या दक्षिण होगा, जस्ट क्या होगा, नीचे दक्षिण होगा। सॉरी, कुछ आंख में शायद पड़ गया है, जो भी हो चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं पश्चिम में। पश्चिम में पाकिस्तान है, ये समझ जाओगे, और यहाँ पर जो है हमारा बांग्लादेश है। कौन है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की बात छोड़िए, जो भी है इधर ही रह चुका है। ठीक है, पश्चिम में हम सुतका गेंडोर याद रखिएगा कि मकरान तट से पूरब में, ठीक है ना, मकरान तट से कहाँ गया, इसका विस्तार पश्चिम में सुतका गेंडोर। और पूरब में अगर बात करें तो आलमगीरपुर, मेरठ जिला। तो मेरठ जिला कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, सॉरी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के आसपास में क्षेत्र कहेंगे तो दैमाबाद हो जाएगा। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो चलिए देख लेते हैं, बात करते हैं इधर सुतका आधा त का गेंडोर, सुतका गेंडोर। थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नाम से ही आप लोग आवाज से पहचानिएगा। सुतका गेंडोर, इधर है सुतका गेंडोर, इधर बोले तो कश्मीर, और अगर इधर बोले तो आपको महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के दैमाबाद से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से, दैमाबाद दैमाबाद से हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर चूंकि जानते हैं कि इससे नर्मदा नदी होकर गुजरती है। कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो और इधर हम बोले तो उत्तर प्रदेश में, कहाँ, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ में है। कहाँ है, मेरठ में। तो कुल मिला के यही इसके इसके क्षेत्र है। ठीक है, यही इसका क्षेत्र है। अब इसका आकार आपको कैसा लग रहा है, त्रिभुजाकार लग रहा है। तो जो हड़प्पा क्षेत्र भी, जो हड़प्पा सभ्यता भी है, ये भी त्रिभुजाकार में है, और हमारा भारत तो वैसे भी बेझिझक किस आकार में है, त्रिभुजाकार में है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, चलिए अब यहाँ से हम ट्रिक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, पाकिस्तान वाले क्षेत्र की बात करें तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, क्या है नाम उसका, इंक आज खत्म सा लग रहा है, शायद इसमें हो, देखते हैं। सुतका गेंडोर, अरे वाह गजब, ये तो टफ है। चलिए ठीक है, सुतका गेंडोर। अब पूरा समझ लीजिएगा। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा लेते हैं एम्प्टी क्षेत्र। हाँ ठीक है, अब आपको समझाने में लगेगा अच्छा। ये हम इसका एक डायरेक्शन, इसमें भी इनकम, वाह क्या बात है। इधर ले लेते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में है, तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ठीक है, इधर की बात करें तो यूपी में आता है, यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर, क्या, आलमगीरपुर। ओके, ऊपर बात करें तो जम्मू की बात कर सकते हैं, जम्मू की, कि इसका जो है साक्ष्य कहाँ, उत्तर में आपको प्राप्त होते हैं, जम्मू में। ठीक है, और नीचे की बात करें अगर, तो मतलब दक्षिण में लास्ट कहाँ तक है, तो महाराष्ट्र तक। पूरे भारत के दक्षिण तक मत आ जाइएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नदी कौन सा, नर्मदा, कौन सा, नर्मदा, नर्मदा नदी के आसपास में इसके साक्ष्य आपको मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये रहे हैं इसके क्षेत्र। ठीक है, ओके, चलिए, तो हमने क्या क्या देख लिया कि आलमगीरपुर मेरठ जिला हो ही गया, नर्मदा नदी हो ही गया। अच्छा, इसका दैमाबाद छोड़ दिए, चलिए नर्मदा नदी के तट पर जो इसका मतलब क्लियर पॉइंट जो है वो दैमाबाद है। क्या है, दैमाबाद। तो ये तो आप लोग देख ही लिए कि
ये इसका स्थिति था, ठीक है। और ये जो है कुल मिला के इस आकार में आपको बचे हुए थे, ठीक है। तो आपको पश्चिम की बात बोले तो पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन? शुत का गेंडोर, शुत का गेंडोर। अब जानते हैं कि सुता सुता का पिटाई तो पाकिस्तान का ही होता है, अभी वर्तमान में क्रिकेट में पिटाए है ठीक है। उत्तर की बात करें तो ऊपर जम्मू तक, बात करें इधर का तो मेरठ के, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला में आलमगीरपुर में, ठीक है, गिरपुर। बात करें महाराष्ट्र में तो नर्मदा नदी के आसपास जो क्षेत्र है, खास करके मेन पॉइंट दैमाबाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको जा रहा हूं मिटाने, ओके। तो चलिए देखते हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये तो समझ गया हम लोग। अभी तक क्या क्या देखे हम लोग? अभी तक देखे हड़प्पा सभ्यता, पहला साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता, 1921 में। कब? 1921 में। बाकी इसका जो क्षेत्र है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 13 शुरू 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है? वर्ग किलोमीटर का होगा किलोमीटर स्क्वायर, इसको हिंदी में कहेंगे वर्ग किलोमीटर, ओके। बाकी इसका पाकिस्तान में बोले तो अब बाकी इसका अगर हम विस्तार की बात करें तो पाकिस्तान में बोले तो सुत का गेंडोर, सुता सुता के पिटिए, ठीक है। और अगर पूरब में इधर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में आ जाइए ठीक है। और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ में हो जाएगा। और इधर हो गया उत्तर, नहीं सॉरी पूरब। उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर होगा। और दक्षिण में महाराष्ट्र तक मिलता है, नर्मदा नदी, दैमाबाद, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की स्थिति। अब जो महत्वपूर्ण स्थल है उनकी क्या क्या स्थिति रही है और उनके बारे में थोड़ा सा परिचय पहले कराएंगे आप लोगों को, और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। अब बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का भाग है। किसका भाग है? बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में, याद रखिएगा। अब बलूचिस्तान की बात करते हैं तो सुत का गेंडोर जो है बलूचिस्तान में है। मतलब कि अगर कभी माइंड से आपके ये निकल जाए तो याद रखिएगा, सुता के गेंडा की तरह पीटना है। तो सुताएंगे कहाँ? सुताएंगे बालू में सुताएंगे। कहाँ सुताएंगे? बालू में सुताएंगे। और ये बलूचिस्तान किसका क्षेत्र है? पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो पूछने वाली बात है नहीं। बलूचिस्तान किसकी क्षेत्र है? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान वालों को तो सुता सुता के मारना है। तो कुल मिलाकर के सुत का गेंडोर, सुता के और गेंडा की तरह मारना है उनको, समझ रहे हैं ना। और सुताएंगे कहाँ? तो बालू पर। तो सुताएंगे कहाँ? यानी सुत का गेंडोर सुताने का जगह कहाँ है? मतलब सुत का गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान किसका क्षेत्र है? पाकिस्तान का है। ये तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका पता सबसे पहले 1927 में जॉर्ज डेल्स ने लगाया था। अब सुत का गेंडोर, सुता सुता के सबसे पहले किसने मारा था? सबसे पहले जॉर्ज डेल्स ने मारा था। किसने मारा था? जॉर्ज डेल्स ने। अब जॉर्ज तो सब लगा लेता है, वो जॉर्ज मत याद कीजिएगा, डेल्स मुख्य रूप से याद होना चाहिए, डेल्स। अब डेल आजकल एक कंपनी आता है लैपटॉप का, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो 1927 में, कब? 1927 में। 27 इसलिए याद कीजिएगा क्योंकि इसको पीटना है, सुता सुता के पीटना है। तो पीटना है कैसे? सता सता के ना। सताना मतलब समझते हैं ना, सताना मैंने कष्ट देना है। तो इसको सता सता के पिटाना है पीटना है, समझ रहे हैं ना। तो सुता के तो मारेंगे ही गेंडा की तरह, और बहुत ही इसको सताएंगे। मतलब 27 में इसका सबसे पहले क्या हुआ था? पता लगाया गया था। और कौन लगाया था? तो डेल नामक, जो डेल जो कंपनी है ना, डेल, वही डेल इसको ना ढेला मार मार के मारा था, समझ गए ना। तो जब भी बात आएगा कि इसको कौन मारा था, तो ढेला से मारा था। कौन? डेल ने मारा था। डेल ने मारा था ढेला से, ठीक है ना। डेल ने मारा था ढेला से। अब ढेला भोजपुरी में मतलब होता है मिट्टी के कुछ क्या बोलते हैं, ठोस, मतलब टुकड़ा, मिट्टी का क्या बोले, ढेला समझ ही रहे हैं, मिट्टी का टुकड़ा होता है
जो भी है समझ में आना चाहिए। तो बात करते हैं सुता सुता के गेंडा की तरह मारेंगे, और ये सुताने वाला काम बालू में करेंगे, और ये बालू वाला क्षेत्र किसका है? पाकिस्तान का है, तो इसको तो धोना ही है, लेकिन इसको सता सता के धोएंगे, ये ना कि एक बार मार के छोड़ देंगे, बहुत सताएंगे इसको हम। समझ रहे हैं ना? तो 27 में इसका 1927 में इसका सबसे पहले पता लगाया गया था, और किसने लगाया था? तो डेल ने ढेला मार मार के लगाया था। समझ गए? किसी को दिक्कत? तो आशा करते हैं कि ये भी कभी आपके माइंड से नहीं जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि वाकई में अगर कंसेप्ट क्लियर है और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो मात्र हम आपसे ले रहे हैं 20 सेकेंड। 20 सेकेंड मात्र। आप 20 सेकेंड में सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, पहले तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में ये बता दीजिए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, अभी कभी बताइए, हम देखेंगे। ठीक है? कैसा लग रहा है ये चीज बताइए, और फिर शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप है वहां पर शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक थोड़ा सा गला सूख गया है, क्योंकि आज इससे पहले मतलब 9th का भी वीडियो और 10th का भी वीडियो रेडी किया गया है, और फिर ये कंपटीशन वाला बैच है, तो थोड़ा सा प्यास भी लगी हुई है। तब तक आप लोग भेजिए। आते हैं 20 सेकंड में। शेयर कर ही दीजिए भैया। सोचिए कि मुफ्त में आपको क्लास दे रहे हैं, कुछ तो आप भी कीजिए। अरे चिपके मत रहिए, चले भी जाइए। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं 1962 में। 27 में तो सुता सुता के सुत का गेंडोर को क्या किया गया है? बालू में सांप लुटवा लुटवा के पीटा गया है। ठीक है? और पीटा किसने? तो ढेला चला के डेल ने मारा है। ठीक है? अब बात करते हैं 62 में। 62 में जॉर्ज डेल्स ने, यानी कि यही है, इसका पूरा तत्वेषण किया। मतलब इसके जो पूरा तत्व है ना, उसके बारे में पूरा ये किया। ठीक है ना? यह स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित है। अब सुतका गेंडोर को का खाली मरबे करेंगे? नहीं, इसको तो एगो हम पीटेंगे सुता सुता के गेंडा की तरह, और बालू में पटवा पटवा के मारेंगे। और ये कहाँ का क्षेत्र है? पाकिस्तान का क्षेत्र है। पाकिस्तान वाला सबके तो पूछी मत, आजकल सब मार रहा है इसको। ठीक है? तो एक तो इसको हम सताएंगे, मतलब 1927 में इसका सबसे पहले इसका साक्ष्य मिलता है। और इसको पीटा कौन था? तो डेल्स ने मारा था। किसने मारा था? डेल्स ने मारा था। और उसके बाद बात करते हैं अब 62 में क्या हो रहा है कि 62 में जाके, कब? 62 में, 62 में याद रखिएगा, ये 62 याद रख लीजिएगा, यानी कि बुढ़ारी अवस्था में। 62 में जाकर के इसका पूरा तत्वेषण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पूरा तत्वेषण किया जा रहा है। अभी किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसको कहाँ कहाँ रखेंगे? दास की तरह किनारा पर रखेंगे ना। तो सुत का गंडेरों को तो सुता सुता के पीटे हैं गंडा की तरह, तो इसको मुड़ी पर थोड़ी ना चढ़ाएंगे, दास बना के रखेंगे। क्या बना के रखेंगे? दास बना के रखेंगे। तो ये कौना नदी के पास है? दास नदी। हालांकि यहाँ पर तालाब से होगा, कोई बात नहीं, हम इसको दास बना के रखेंगे। क्या बना के रखेंगे? हम इसको बना के रखेंगे दास। अरे पाकिस्तान वाला हिस्सा है ना, इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। समझ रहे हैं ना? तो कुल मिला के आशा है कि सुत का गेंडोर के बारे में आप लोग A to Z चीज अब समझ चुके होंगे। सुत का गेंडोर सुता सुता के गेंडा की तरह मारना है। ये है कहाँ? तो आपको बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान किसका क्षेत्र है? तो आपको किसका है? पाकिस्तान का है। सुता सुता के मरना है और बहुत सताना है। 27 में इसका पहला प्रमाण मिला हुआ था, और ये प्रमाण देने वाले कौन व्यक्ति थे? तो डेल्स ने था साहब, ढेला चला चला के मारा था। ठीक है? और 62 में इसका पूरा तत्वेषण किया जा रहा है। अब ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसके जो किनारे जो नदी है वो दास्क नदी है। कौन सा नदी है? दास्क नदी है। ये दास ही बनकर रहेंगे, ये पाकिस्तानी है ना। यहाँ एक बंदरगाह, दुर्ग एवं निचले नगर की रूपरेखा मिली है। यहाँ पर एक बंदरगाह मिला है। अब याद रखिएगा, सुत का गेंडोर में मतलब इनको तो बंदर की तरह गाहना है, पिटना है, तो यहाँ पर एक बंदरगाह मिलता है। बंदरगाह के ऑप्शन में कभी अगर दे दे कि निम्न में से किसके पास बंदरगाह मिला है, तो ये हो जाएगा। बाकी आगे तो हम पढ़ेंगे, तो बंदरगाह के लिस्ट में कि ये भी हो सकता है। ऐसा भी दे कि निम्न से किसके पास बंदरगाह नहीं मिला है। 3 गो ऐसा दे देगा ऑप्शन जिसके पास बंदरगाह था, और चौथा देगा जो नहीं है। तो ये क्लियर करना है किसके पास है बंदरगाह। तो सुत का गेंडोर सुता का तो मारना ही है, तो वहां पर बंदरगाह होगा ही होगा। ठीक है? एगो दुर्ग होगा। दुर्ग का मतलब होता है, दुर्ग का मतलब
किलाबंदी जो कर दिया जाता है ना चारों तरफ से, उसको बाउंड्री करके बहुत ऊंचा, तो उसी में दुर्ग होता है, ठीक है ना, दुर्ग, ठीक है ना। तो इसको का एक बाउंड्री में रखे, भागेगा नहीं ससुराई, ठीक है ना। तो बंदर की तरह जब गाहेंगे ना, तब भागे ना, इसके लिए हम एगो दुर्ग बना के रखेंगे इसके लिए। और निचले नगर की भी रूपरेखा मिली है। बाकी नीचे से ना सब चिल्ला रहा था, भैया हमारे बलुचवा को छोड़ दो, हो हमारे बलुचवा को छोड़ दो, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीजें मिल गई बलूचिस्तान में, सुतका गेंडोर में। एक तो बंदर की तरह इसको गाहेंगे हम, बंदरगाह है, बंदर की तरह गाहेंगे, भागे ना, इसके लिए हम दुर्ग का एक निर्माण करेंगे। अब बाकी इसका जो दोस्तवा सब है ना, वो निचला नगर से देखेगा। कहाँ से देखेगा? सब निचले नगर से देखेगा सब, बाप रे कैसे मार रहा है हमारे दोस्तवा को, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें आपको मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहाँ थे हम लोग? हम्म अ, एक बंदरगाह के रूप में संभवतः सिंधु सभ्यता, फारस एवं बेबीलोन के मध्य होने वाले व्यापार में इस स्थल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। मतलब अब यहाँ पर जो बंदरगाह है, तो बंदरगाह का मतलब, अब देखिए बंदरगाह का मतलब ये नहीं होता कि बंदर को पीटना, नहीं, बंदरगाह का मतलब होता है वहां पर समुद्री मार्ग से अगर कोई व्यापार हो रहा है, तो वस्तु जो है ना लोड किया जाता है। तो जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है ना, रैक पॉइंट तो आप लोग नाम सुने होंगे, जहां पर उसका माल उतारा जाता है, तो वही क्षेत्र ये भी होता है। वो समुद्री इलाके में होता है, ठीक है ना, किनारे पर। यहाँ पर सभी वस्तुएं, आने वाली वस्तुओं को उतारा जाता है, जाने वाली वस्तुओं को लोड करके, और यहाँ से जहाज को आगे बढ़ाया जाता है। तो एक बंदरगाह के रूप में, चूंकि भाई ये बंदरगाह कहाँ है, तो सुतका गेंडोर में है, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता, फारस एवं बेबीलोन के मध्य में, अब देखिए कहाँ कहाँ है यहाँ से, मतलब संभवतः ऐसा संभावना है कि शायद क्या होता था, तो होता, एक मिनट, संभवतः क्या होता था, अरे ये तो और बेकार है। चलिए अब अच्छा हो गया। कहाँ थे हम लोग? तो फारस, सिंधु सभ्यता, ये तो सभी उसी सभ्यता के हैं। तो सिंधु सभ्यता, फारस और बेबीलोन के मध्य में यहाँ पर व्यापार होता होगा, इसी स्थल से होता होगा, ऐसा ये किया जाता है। कहाँ से? तो फारस का व्यापार किस बंदरगाह से संबंधित है? तो फार फार के मारे हैं ना, सुता सुता के मारे हैं, याद रखिएगा, सुत का केंडोर। बेबी लोन, बोलता था बेबी लोन लेके हम तुमको देंगे, लेकिन हमको पीटो मत। तो बेबी लोन भी कहाँ, यही हो जाएगा, ठीक है। तो बेबी लोन, बेबी लोन, लोन लाओ, तो ये कौन हो जाएगा? सुत का गेंडूर। फार फार के मारा गया है, सुता सुता के मारा गया है, सताया गया है 27 में, और 62 में इसका पूरा तत्वेषण हुआ। ये सब चीज याद रखिएगा। बात करते हैं सुत का कोह का। तो अभी थे हम लोग सुत का गेंडोर, अब है सुत का कोह। अब उसको तो गेंडा की तरह मार रहे थे, इसको कोहना है, सुता सुता के कोहना है। ये सुत का कोह बात करें, तो यह शादी कौर नदी के मुहाने पर, कौन नदी? शादी कौर नदी। अब देखिए ये भी जो है ना बलूचिस्तान का ही हिस्सा है, सुत का कोह, याद रखिएगा। बलूचिस्तान में दो गो है, एक तो है सुत का गेंडोर, सुता सुता के गेंडा की तरह मारी है, और दूसरा है कि सुत का कोह। सुत का कोह मतलब सुता सुता के कोहना है उसको, कोहना माने फैट से मारना, समझ गए ना। तो सुता सुता के उसको कोहेंगे हम। बाकी सुत का गेंडोर जो गंडा की तरह मारना है, यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिल गया। सुत का गेंडोर सबसे पहले 27 में डेल ने इसको मारा था, मतलब डेल इसका ये किया था, डेल्स ने प्रमाण जो दिया था, ठीक है ना। 62 में इसका पूरा तत्वेषण किया हुआ था, 1962 में, ठीक है। ये सब चीज, एक एक चीज आपको याद रखना है। नदी कौन है? तो दास्क नदी हो जाएगा, दास्क नदी, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो इसके किनारे पर एक बंदरगाह है। तीन चीजें मिलती है, बंदरगाह, बंदर की तरह गाहेंगे, और ये भागे ना, इसके लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, और बाकी लोग निचला नगर से इसको देखता था। अब इसके दुर्ग से व्यापार कहाँ कहाँ होता था, तो एक फार फार के मारेंगे इसको, ठीक है ना, फारस में। और एक हो जाएगा आपको बेबी लोन, बेबी लोन। पिटाई तो हो, जब तक दोगी नहीं छूटोगी नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब। तो ये तो था क्या, सुत का गेंडोर का। अब सुत का कोह की बात करते हैं। सब इधर सुता सुता के है, समझ रहे हैं ना, इधर जो भी नाम है सुता सुता के है, ठीक है। यह शादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित है, यह शादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित है। अब बेचारा को तो
अभी तक हम लोग सुता सुता के गेंडा की तरह मारे हुए थे। अब ये सुत का को है, सुत का को है। अब देखिए यहाँ पर कुह से याद रखिएगा, निकाह एक होता है मुस्लिम लोगों में, निकाह मतलब शादी, ठीक है ना। तो सुत का कोह जो है कावना नदी के पास, तो शादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित था। कावना नदी के पास शादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित था। और 1962 में डेल्स ने इसे खोजा था। और सुतका गेंडोर में 62 में यही क्या किया गया था, उसका पूरा तत्वेषण किया गया था, याद रखिएगा। उसमें भी डेल्स था, इसमें भी डेल। अब सुता सुता के मारने वाला में तो डेल ही आएगा, ढेला से मारेगा, समझ गए ना। यहाँ पर भी ऊपरी और निचली दो टीले मिले हैं, यहाँ पर भी एक ऊपरी टीले और निचले टीले। यहाँ बंदरगाह ना होकर समुद्र तट एवं समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार करने का केंद्र रहा होगा। मतलब अब यहाँ पर व्यापार, इस नदी, ये जो यहाँ पर है ना शादी कौर नदी, उसका दास्क नदी था। तो शादी कौर नदी के पास बंदरगाह तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद यहाँ पर इसके मुहाने पर यानी कि तट पर, किनारे पर क्या होता होगा, व्यापार किया जाता होगा। अब जब सुतका कोह और सुतका गेंडोर उसको सुता के गेंडा की तरफ पीटे, फिर सुता के कोह दिए इसको कस के, तो बाद में इसको डाबर का च्यवनप्राश खाने की जरूरत आएगा, समझ गए ना। क्या खाने की जरूरत आएगा, डाबर का च्यवनप्राश खाएगा, ठीक है। कि भैया कुछ खिला दीजिए, बड़ा दर्द कर रहा है। चलिएगा देखिएगा, तो डाबर कोट, डाबर का एक कोट चढ़ा देंगे, परत, डाबर का एक परत चढ़ाएंगे उस पर। सब घाव है, थोड़ा भरना उरना चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे पहले सुत का गेंडोर, और उस दस नदी के किनारे सुत का कोह, आपको सादिक और नदी के किनारे, फिर डाबर कोट आता है। और इसके बारे में कुछ ज्यादा खास जानकारी है नहीं, यह विंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। कर्णा नदी के किनारे पर विंदार। अब यहाँ पर थोड़ा सा उदार उदार मतलब दया थोड़ा आ जाता है, तो इसको डाबर का कोट खिला उला के छोड़ दिया जाता है, जाओ हटो भागो। तो डाबर कोट जब आएगा तो समझ लीजिएगा उदार, उदार मतलब दयावान है। अब ऊ को वी बना दीजिए, विंदार हो जाएगा, ठीक है ना। तो विंदार नदी के मुहाने पर ये स्थित था। बात करते हैं सिंधु, सिंधु नदी से सभी लोग परिचित होंगे। बात करते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो। क्या, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक क्षेत्र का यह भी नाम है, और सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। अब सिंधु नदी के पूर्वी किनारे, पूर्व कहाँ, इधर होगा। तो ये जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, तो इसी के पूर्वी किनारे पर ये बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ बसा हुआ है, सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर, याद रखिएगा। स्थित मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने। अब इसका ना दो महत्वपूर्ण है, एक तो मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। सबसे पहले आप लोग देखे थे ना हड़प्पा, और दूसरा यही है मोहनजोदड़ो। कौन, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब याद रखिएगा, हड़प्पा को चालू कर रहे थे 21 से, और इसको ना 22 में, 1922 में इसकी खोज हो रही है। ओके, चलिए। अब हड़प्पा का तो खोज हो गया, अब खोज किसकी हो रही है, मोहनजोदड़ो की हो रही है। बाकी पूरे काल का भी ना एक हम लिस्ट लेके आएंगे जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज बोल रहे हैं सॉरी, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम पूरे जो भी काल ये दिया गया है ना, कितना वर्ष में क्या हुआ, तो इसका एक आपको सीरीज लेके आएंगे। और यकीन कीजिए इतना ना मस्त आपको समझ में आएगा कि आपको कभी भी वो आपके माइंड से डिलीट होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। हाँ यहाँ से, तो सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ, और 21 में हुआ था आपको किसका, हड़प्पा का। मोहनजोदड़ो का हो रहा है 22 में। अब मोहनजोदड़ो को ना हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है। और प्रश्न आता भी है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखना है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने, उस समय की जब वे एक बौद्ध स्तूप का वहां पर उत्खनन करवा रहे थे, एक बौद्ध स्तूप था, ठीक है, उसका ये उत्खनन करवा रहे थे, उसी समय ना ये आपको मोहनजोदड़ो का भी खोज हो गया। क्योंकि कुछ ईंटें वगैरह ये सब चीज मिलने लगे, तो फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कुछ बड़े अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, 22-23 में फिर से उसका फिर से वहां पर क्या किया गया, पुनः उसका खुदाई कराया गया, फिर से, समझ गए ना। लेकिन अब किसके द्वारा कराया जा रहा है, इनको मिलता है, ये क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट के अनुसार मार्शल के नेतृत्व में 1922 से 23 तक यहाँ पर पुनः खुदाई कराई गई। तो अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग क्या देखें, पहला तो ये पूरब दिशा में है। दूसरी बात ये कि इसका उत्खनन राखल दास बनर्जी कौन कौन कर रहे हैं, राखल दास बनर्जी कर रहे हैं, राखल दास बनर्जी। अब ये राखल थे मतलब रखे हुए थे, और ये तो बड़ा अंतर गया,
चलिए, राखाल दास बनर्जी ने इसका किया था कब? 1922 में। 1922 में। और तब जब ये एक बुद्ध के, किनके? बुद्ध के, बुद्ध मतलब समझ रहे हैं ना, बुद्ध के बारे में तो आप लोग समझ रहे होंगे। बुद्ध का एक स्तूप था, बुद्ध के स्तूप को क्या बौद्ध स्तूप कहते हैं। तो बुद्ध का एक स्तूप था, इसी का ये उत्खनन करवा रहे थे, इसका उत्खनन करवा रहे थे। और उत्खनन जब करवा रहे थे तो उसी समय कुछ एक्स्ट्रा साक्ष्य मिलता है उनको, और फिर इसका ये रिपोर्ट करते हैं। तो मार्शल के नेतृत्व में, मार्शल आता है और इसी के नेतृत्व में, नेतृत्व कहने का मतलब कि वहां पर पूरा ऑर्डर अब इसके हाथ में होगा। मार्शल के नेतृत्व में 1922 से 23 में, 22 में तो ये इनको मतलब प्राप्त होता है, और 22 से 23 एक साल पूरा समय मिलता है मार्शल को क्या करने के लिए? उसका उत्खनन फिर से खुदाई करने के लिए। और मार्शल क्या कर रहा था? इसका 1922 से 23 में उत्खनन करवा रहा था। क्या करवा रहा था? उत्खनन करवा रहा था। मार्शल के नेतृत्व में 1922 से 1923 तक यहाँ पर पुनः खुदाई कराई गई, और यहाँ नगर निगम निर्माण के चरण प्राप्त हुए। 4 गो, कई गो? 4 गो। चलिए याद रखिएगा आप यहाँ पर। तो नगर निर्माण मतलब शहर के निर्माण का यहाँ पर आपको चरण प्राप्त होते हैं। और 1950 में सर मार्टिमर व्हीलर ने पुनः यहाँ की खुदाई कराई। तो एक तो 22 में सब चीज कंप्लीट करके चलना है। 21 में आपको हड़प्पा जी हैं, हड़प्पा हड़प्पा, ओके। यहाँ पर 22 में मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। हाँ, चाहिए क्या? चाहिए, लीजिए, ले ले। अच्छा, वो चाहिए तो वाला तो बाबू दिखाई दे नहीं रहा है, रुको देते हैं। कितना लोगे? लीजिए, हो जाएगा ना? माचिस है। चलिएगा देखते हैं। अब 50 में क्या होता है ना, 50 में देखिए यहाँ पर एक जीरो दिखता है, और 50 एक ऐसा पॉइंट है कि एक से लेके 100 के ठीक बीच में आता है 50। तो बीच में क्या होता है? व्हील। व्हील मतलब होता है चक्का। व्हील मतलब सुनिए, सॉरी डबल ई, व्हील मतलब क्या होता है? चक्का, ठीक है ना। तो व्हील, मार्टिन व्हीलर ने, किसने? व्हीलर ने। अभी चकवा आता है, फिर बीच में वो खुदाई कर देता है, ठीक है। सबसे पहले 22 में किसने किया था? 22 में किया था राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। उसके बाद ये इसके रिपोर्ट पर 22 से 23 में फिर कौन करा रहा है? मार्शल जी करा रहे हैं, मार्शल जी करा रहे हैं। और फिर इक्के बार 50 में आ जाइए, 50 सा बीच वाला चक्का है, व्हीलर ने कराया था। किसने? व्हीलर ने कराया था। तो 1950 में किसने करा रहा है? मार्टिन व्हीलर ने पुनः यहाँ की खुदाई कराई। और सन 1964 और 66 में अमेरिका के पुरातत्वविद डेल्स ने, अब वो ढेलवा वाला याद है ना, तो ये ढेलवा वाला कैसे चुपचाप रहेगा, इहो यहाँ पर आता है। अब ढेलवा वहां पर 1962 में, कहा 1962 में आपको कराया था, कहा सुतका गेंडोर में। क्या चीज करवाए थे ये? 1962 में पूरा तत्वेषण कराए थे। तो 62 के बाद 2 साल बाद आता है बेचारा, और 64 में फिर क्या करता है? यहाँ पर उसने उत्खनन करवाया। कहा? तो कहा मोहनजोदड़ो में 64 में भी, और फिर 2 साल बाद 66 में भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये डेल्स किससे किससे संबंधित हो गया? अगर आपको डीपली अध्ययन करना है तो ये सब चीज मायने में रखना होगा, अगर डीपली करना है, बीपीएससी लेवल का जाना है तो डेल्स किससे किससे संबंधित है? देखिए, सुतका गेंडोर से भी, सोतका कोह से भी, और आपको मोहनजोदड़ो से भी संबंधित है। किससे? मोहनजोदड़ो से भी संबंधित है। ये डेल्स सुतका गेंडोर में क्या करता है? 1962 में पूरा तत्वेषण कराता है, ठीक है। हालांकि उसको तो मतलब सुता सुता के मारता ये है। यहाँ पर भी आपको सोतका कोह की बात करें तो 1962 में यही आपको क्या करवा रहा है? यहाँ पर ये मतलब उसका प्रमाण आपको साक्ष्य जो है ये दे रहा है। और मोहनजोदड़ो में भी खुदाई कौन करा रहा है? तो वास्तव में तीनों में तो नहीं करेगा, तो इसको क्या करता है? 64 में, और फिर 2 साल बाद 66 में। यानी कि मोहनजोदड़ो थोड़ा बड़ा क्षेत्र था, हम बताए हैं पहले ही। तो यहाँ पर 2 बार करा रहा है। एक सॉरी कहाँ गए? हटिक तो है 64 में और एक 66 में। अमेरिका का ये था। डेल्स कहाँ का था? अमेरिका का पुरातत्वविद था। पुरातत्वविद मतलब कि ये हुआ कि ये पुरातत्व का ज्ञान रखता था, ठीक है ना, उसी का ये स्टडी किया हुआ था। पुनः यहाँ उत्खनन करवाया। अब बात करते हैं कोट दीजी का। किसका बात करते हैं? कोट दीजी। चलिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है भैया, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट।
छोड़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बात करते हैं कोट डीजी का। कोट डीजी आ जाइए, कोट डीजी ए जी, कोट डीजी। चलिए देखते हैं, कोट डीजी। 35 में धुरिये ने इस स्थल से कुछ बर्तन इत्यादि प्राप्त किए थे। कब? 1935 में। तो कोट डीजी की बात करें तो 1935 में, 35 में धुरिये ने, किसने? धुरिये ने, धुरिये ने इस स्थल से कुछ बर्तन इत्यादि प्राप्त किए थे और 1955 से 57 में फजल अहमद ने इस स्थल का उत्खनन करवाया और यहाँ पर एक और संस्कृति के अवशेष मिले जिसे कोट डीजी का संस्कृति कहा जाता है। अब ये थोड़ा एक अलग अपना संस्कृति ही लेके चल रहा है, ठीक है, ये अपना एक अलग संस्कृति ही लेके चल रहा है। इसको कोट डीजी का संस्कृति ही कहा जाता था, ठीक है। अब उस समय इसका नाम जरूरी नहीं है कि कोट डीजी ही था, समझ गए, लेकिन हम बोले ना कि सबका नामकरण कैसे होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो कोट डीजी के बारे में बात हो रहा है कि 35 में, कब? 1935 में। अभी याद रखिएगा, कोई व्यक्ति है थोड़ा बूढ़ा उड़ा गया है तो 1935, 35 वर्ष की उम्र में उसका शादी हुआ होगा, 28 से लेकर 30 के बीच में बेचारा का ना हुआ होगा तो 35 में हुआ होगा। तो 35 में मांग रहे हैं जी, कोट दीजिए, ठीक है ना। तो कोट दीजिए 1935 में धुरिये ने, किसने? धुरिये ने इस स्थल से कुछ बर्तन वर्तन, अब शादी होगा तो बर्तन मिलवे करेगा, कहे कि 35 में शादी हो रहा है तो कहेगा ये जी कोट दीजिए, तो कोट दीजिए 35 में यहाँ पर मिलता क्या है? बर्तन। अब 35 के शादी में, 35 की उम्र में जब शादी होगा बउआ, तो कहा आपको बर्तने मिल के रह जाएगा, समझ रहे हैं ना। बर्तने से काम चलाना होगा। बाकी 55 से 57 में फजल अहमद आते हैं और इस स्थल का पुनः उत्खनन करवाया और यहाँ पर एक और संस्कृति के बारे में पता लगाते हैं कि यहाँ पर एक और संस्कृति, और ये एक्सप्लेन करते हैं, एक और चीज यहाँ के बारे में बताते हैं कि ये एक इसकी अपनी संस्कृति थी, कोटदीजी संस्कृति, ठीक है। कब? 55 से 57 के बीच में। अब यहाँ पर आके देखिएगा, यहाँ सिंधु सभ्यता से संबंधित वानाग्न मिले हैं और यहाँ मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, परंतु नींव में पत्थर का प्रयोग हुआ है। मतलब जो मकान बने हैं कच्चे ईंटों का बने हुए हैं, लेकिन जो नींव है, नींव में आपको किसका प्रयोग हुआ है? पत्थर का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो कोट दीजी की बात करें, किसकी बात करें? कोट दीजी। चलिए, कोट दीजी, कोट दीजिए, कोट दीजिए की बात करें। एक तो कोट कब मिलेगा बेचारा को? 1935 की उम्र में शादी हुआ, 35 में शादी हुआ तो इसको बर्तन के अलावा यहाँ कुछ ना मिलने वाला है। तो धुरिये ने इसका क्या? धुरिये ने, कौन? धुरिये ने इसका जानकारी दिया और धुरिये ने मान ली कि धुरिये का शादी हुआ, इसको बर्तन के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। बेचारा 50 पार जब होता है तो 1955 से 57 के बीच में फजल आता है। कौन आता है? फजल। और ये बताता है कि यहाँ पर एक अपनी अलग संस्कृति रही जिसको कोट डीजी का संस्कृति कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको वनाग्न भी मिला हुआ है, वनाग्न याद रखिएगा, वनाग्न, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मकान मिल रहा है ना, बेचारा बुढ़वा उम्र में शादी हुआ, अभी बेचारा कहाँ से कमाए उमाएगा, तो यहाँ पर मकान जो मिलता है, कच्चे मकान मिलते हैं। कैसे? कच्चे मकान मिलते हैं, याद रखिएगा। कच्चे मकान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोट दीजी पहिरी और भागी हम, कोनो काम लायक तबानी ना। समझ गया ना। तो कच्चे मकान का साक्ष्य मिलता है कोट दीजी में। अब कच्चा मकान तो है, लेकिन बेचारा जवानी में स्मार्ट होगा ना जी, तो नीचे जो है, नींव जो है बेचारा का, जो आधार है, ये आपको पत्थर के हैं। किसके हैं? पत्थर के हैं। आधार जो है किसके हैं? पत्थर के। लेकिन आगे चल के ना बेचारा बूढ़ा गया तो 35 में शादी हो रहा, जिस वजह से ऊपर जो भी है कच्चे ईंटे ही है। क्या है? कच्चे ईंट का बना हुआ है, कच्चे ईंट का बना हुआ है, लेकिन बेस जो है उसका ठीक ठाक है, पत्थर का है, ठीक है। तो कोट डीजी के बारे में आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला करके कुल मिला करके कहाँ गए हम लोग? कुल मिलाकर के हम लोग ये समझे कि समय भी ज्यादा हो रहा है और बाकी क्लास का टाइम भी है, क्योंकि नहीं, आप लोग के पास बात तो कोई टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 3 क्लास चलाए हैं तो मतलब थका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट तो टॉप लेवल का मिला होगा। सो लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर चैनल को नहीं किया, लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, सभी जगह, प्रत्येक जगह। थोड़ा बताइए कि हम कैसे पढ़ाते हैं, केवल शेयर करके मत छोड़ दीजिए। ये बताइए कि अगर आपको ये तैयारी करना है कंपटीशन वगैरह का या जो भी है, तो फिर क्या क्वालिटी है ये चीजों ने बताइए, ताकि वो आकर के देखें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।